प्यारे बच्चों, आज क्लास में आपका स्वागत है। सुबह की नमस्ते। तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों आक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं। आक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं के बारे में बताया था। तो आज हम फिर से आपको आक्सीकरण और अपचयन की दूसरी डिफिनेशन बताएंगे कि आक्सीकरण क्रियाएं क्या होती हैं। आक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेव क्रियाएं क्या बताया हमने? वेव क्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, आयन या परमाणु। या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, आक्सीकरण क्रियाएं कहलाती हैं। आक्सीकरण अक्रियाएं कहलाती हैं। तो मैंने बताया कि वेव क्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ, अब वो पदार्थ अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या फिर कोई आयन हो सकता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इन्हीं क्रियाओं को हम बोलते हैं आक्सीकरण क्रियाएं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आक्सीकरण क्रियाएं बोलते हैं। तो आक्सीकरण क्रियाएं क्या होती हैं? वेव क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी पदार्थ, कोई भी ऐसे पदार्थ में अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ऐसे त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं आक्सीकरण क्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई हमने परमाणु लिया सोडियम Na। अब सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्या बनाता है? Na+ बनाता है। क्या बनाता है? Na+। तो ये हमारा क्या है? ऐसे इसी को हम बोलते हैं आक्सीकरण क्रियाएं। तो ऐसे आक्सीकरण क्रियाएं क्या होती हैं? आक्सीकरण क्रियाएं वेव क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं आक्सीकरण क्रियाएं। जैसे हमने आपको दिखाया कि सोडियम जो धातु होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और क्या बनाता है? धनायन बनाता है, Na+ बनाता है। तो इसी को हम बोलते हैं आक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमने बताया आक्सीकरण क्रियाएं। अब देखो अपचयन क्रियाएं क्या होती है, इसकी दूसरी डिफिनेशन देखो, रेडिएशन रिएक्शन। देखो अपचयन क्रियाएं वेव क्रियाएं होती है जिसमें कोई भी पदार्थ अणु, आयन क्या करता है? या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इन्हीं को हम बोलते हैं अपचयन क्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपचयन क्रियाएं। तो अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं? वेव क्रियाएं जिसमें कोई भी पदार्थ अणु, परमाणु, आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? अभी तक ऐसे त्यागता था, अब क्या करता है? ग्रहण करता है। तो जब ग्रहण करेगा तो वो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? अपचयन क्रियाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे बच्चों? अपचयन क्रियाएं कहलाएंगी। अब देखो अपचयन क्रिया जैसे कौन हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रहण करता है और कौन इलेक्ट्रॉन आपका त्यागता है। तो हम ऐसे ग्रहण करने की बात करते हैं। जैसे क्लोरीन क्या होता है? Cl- होता है भैया, ठीक। तो Cl क्या करता है? ऐसे Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन इधर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। क्या बनाएगा? Cl-, ठीक। अब जैसे हमने बताया Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। फ्लोरीन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा? F- बनाएगा। क्या बनाएगा?
F माइनस। जैसे हम देखते हैं फ्लोरीन ऐसे क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है, Cl जो होता है 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका फ्लोरीन का क्या होता है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2,7। इसकी आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो इसको पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से लेगा ये इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा F माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा F माइनस, ठीक। और क्लोरीन का क्या होता है 2,8,7। अब इसकी आयतन कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 1 चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो क्या बनेगा Cl माइनस। तो इन्हीं अपक्रियाओं को हम बोलते हैं, कौन सी क्रियाएं बोलते हैं, ऐसे अपचयन अपक्रियाएं। तो अपचयन अपक्रियाएं वे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी जो पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से कोई भी पदार्थ होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रहण करता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम अपचयन अपक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन अपक्रियाएं। मान लो हमने यहाँ से क्लोरीन गैस 2 और ले ली, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितने से क्रिया कराएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे, ग्रहण करेगा यहाँ से। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ से बनाएगा Cl2 माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा Cl2 माइनस, ठीक है सर। अच्छा, तो समझ गए, समझ गए होंगे बच्चों कि अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं। अपचयन क्रियाएं वे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई परमाणु जो होता है, अणु होता है, आयन होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ऐसे क्रियाओं को हम अपचयन क्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऐसे क्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। अब देखो बच्चों, आपको हम रेडॉक्स अपक्रियाएं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो रेडॉक्स अपक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। देखो रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं, ये अपक्रियाएं सामान्यतः सेल में होती है। किसमें होती हैं, सेल। तो रेडॉक्स अपक्रियाएं बच्चों वे अपक्रियाएं होती हैं, वे रासायनिक क्रियाएं, वे अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या बताया मैंने, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, अपक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं, एक साथ होती हैं। वे अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं, इन्हें हम रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे Zn कार्बन के साथ क्रिया कराएंगे, क्या बनाएगा, इसका जिंक में ZnO जो है इसका जिंक में अपचयन कर देगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हुआ, Zn का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, Zn का जिंक में अपचयन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन का ठीक, कार्बन जो है ऑक्सीजन से सहयोग करता है तो इसका क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये क्रियाएं कौन सी क्रिया कहलाती हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं। तो ऐसे क्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने ले लिया CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, H2O। बैलेंस देखो, बैलेंस है। तो अब यहाँ पर कॉपर
CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है इसका किसमें, जल में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, जल, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इनकी अवस्था जैसे ZnO, ये क्या है तुम्हारा, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड है। कार्बन क्या है, ये कार्बन, ये भी सॉलिड है, ठोस है। जिंक भी सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, ये गैस है। समझे। तो प्यारे बच्चों ने बताया कि रेडॉक्स अपक्रियाएं वे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों की अपक्रियाएं एक साथ होती है, तो ऐसे क्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं दहन अपक्रियाओं के बारे में। दहन का मतलब सभी को पता होगा, दहन का मतलब होता है जलना। क्या होता है, जलना। तो दहन अपक्रियाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, दहन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ वायु तथा ऑक्सीजन के द्वारा जलने लगता है, जलने लगता है। इन्हें ही हम दहन अपक्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं, दहन अपक्रियाएं कहते हैं। तो मैंने क्या समझाया, दहन क्रियाएं क्या होती है, वे क्रियाएं होती है जिसमें कोई पदार्थ वायु तथा ऑक्सीजन के द्वारा क्या होने लगता है, जलने लगता है। इन्हीं को क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, दहन क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल दहन क्रियाएं, उदाहरण क्या है, जैसे हम कार्बन, अब कार्बन को हम वायु द्वारा जलाते हैं, ऑक्सीजन द्वारा, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जैसे किसमें दहन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वायु के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो बात समझ में आए। तो दहन क्रिया वे क्रिया होती है इसमें कोई पदार्थ होता है, ऐसे वो क्या होता है, मतलब ऐसे वो जो होता है किसके द्वारा, वायु और ऑक्सीजन के द्वारा जलने लगता है। तो ऐसे क्रियाओं को हम बोलते हैं जैसे दहन अपक्रिया। तो ये भी गैस है, तो ये भी गैस है। ठीक, तो बात समझ में आ गया होगा दहन अपक्रिया किन्हें कहते हैं। तो वे अपक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ वायु तथा ऑक्सीजन के द्वारा क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो ऐसे क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, दहन अपक्रियाएं कहते हैं। ऐसा समझे। ऐसे LPG का एक प्रमुख घटक, उदाहरण के लिए LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख उदाहरण पता होगा सभी को, कौन सी गैस, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन होती है C4H10, ब्यूटेन जो गैस होती है इसका क्या होता है, दहन होता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में दहन होता है। किसमें बच्चों दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। जैसे हमने देखा होगा गैस सिलेंडर वगैरह ऐसे जो घरेलू होते हैं LPG, ठीक, उनको जलाते हैं तो ऐसे कभी कभी गैस क्या होती है, खुला छूट जाती है। ठीक, घटनाएं हो जाती हैं ऐसे इवेंट्स। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, जब हम माचिस जलाते हैं तो यहाँ से वो आग जलने लगती है, वायु के द्वारा संपर्क में आकर जलने लगती है ब्यूटेन गैस। ठीक, जैसे तो इसका दहन किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम ब्यूटेन को क्या करेंगे, जलाएंगे। ऐसे देखो एग्जाम्पल, जैसे
वायु के द्वारा मिलाएंगे, क्या बनेगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाहर क्या हो जाएगा H2O जल। बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ कराते हैं 13/2, समझे बच्चों। तो अब हाइड्रोजन कितने अच्छे नहीं जाए, इधर हम 5 से करा दें तो ऐसे कितने हो जाएंगे, कार्बन 4 है तो 4, ठीक, कार्बन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8 और 8 5 13, भाई सीधी सी बात है, 4 दूना 8 हो गया ऑक्सीजन, और ये 5 है ऑक्सीजन तो 8 5 13, तो हमसे को 13 से करना है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 13/2, ठीक। तो ऐसे कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन इधर 13 और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 13। अब हाइड्रोजन 5 दूना 10 है तो इधर भी 10 है, ठीक। तो ऐसे ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है, ठीक। तो ऐसे ब्यूटेन LPG गैस में जो उपस्थित है घटक है LPG का, ठीक, कौन, ब्यूटेन गैस, ठीक। ऐसा तो ये ब्यूटेन का क्या हो रहा है, ऐसे दहन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक। ये भी गैस है, ये लिक्विड है, जल है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो बात समझ आया, ठीक। तो ऐसे हमने बताया दहन क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं, ठीक, जिसमें कोई पदार्थ वायु तथा ऑक्सीजन के द्वारा क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, दहन अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दहन अपक्रियाएं, ठीक। तो हमने एग्जाम्पल भी बताया, जैसे मतलब LPG का एक प्रमुख घटक है कौन सा, मतलब LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन गैस, कौन सी हमने बताया, ब्यूटेन, ठीक। प्रमुख घटक ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का दहन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का दहन होता है। तो ये ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, दहन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, दहन अपक्रियाएं। अब आगे फिर से बढ़ते हैं। अब दहन अपक्रियाएं कैसे समझ में आ गई होंगी क्या होती हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे संक्षारण के बारे में। किसके बारे में, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण कहेंगे कम सक्रिय धातुओं का, किसका, कम सक्रिय धातु, जैसे लोहा, जो कम सक्रिय धातुएं होती है, जैसे हमने बताया लोहा Fe, नमी एवं आर्द्रता के संपर्क में आने से क्या होती है, धीरे धीरे इनका क्षरण होने लगता है, अर्थात धीरे धीरे ये क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। मतलब धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो हमने बताया कि संक्षारण की डिफिनेशन ऐसे पेपर में पूछी जाएगी, तो क्या कहेंगे, ऐसे कम सक्रिय धातुएं जैसे लोहा, ऐसे का नमी एवं आर्द्रता, कह सकते हैं जल, ठीक, जल ऐसे जहाँ पर होगा और वायुमंडल होगा, ठीक, ऐसे उसके संपर्क में आने से क्या होती है, धीरे धीरे उनका क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे ऐसे लोहे पर जंग का लगना, क्या हमने बताया, लोहे पर जंग का लगना। तो जब क्या होता है, लोहे पर जंग लगती है तो यहाँ पर लोहे का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों, लोहे का क्षरण होने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। अब हम रिएक्शंस के द्वारा यहाँ से समझेंगे ऐसे लोहे का क्षरण होता है। Fe प्लस ऑक्सीजन, हमने बताया लोहा किसके संपर्क में आता है, जल, ठीक, और वायु के संपर्क में। तो उसका क्या होता है, क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, उस पर जंग लगने लगती है। Fe2O3 (X2), ये होता है जंग का सूत्र, ठीक। अब देखो बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। अब यहाँ पर देखेंगे Fe कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से कराओ भाई। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है। अब इधर कितने हैं, 2 और 2 और 3, ठीक। तो यहाँ पर 3 नहीं, लेकिन इधर कितने ऑक्सीजन, 4 है, ठीक। इधर कितने हैं, 3 है, कितने से करा दें,
3/2 से करा दूँ, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1 4, इधर भी 3 और 1 4, ठीक। तो हम आपको समझ में आ गए होंगे। तो लोहे का क्या होता है, वायु और जल के द्वारा, लोहे का वायु और जल के द्वारा क्या होने लगता है, ऐसे क्षार होने लगता है। वायु और जल के द्वारा मतलब नमी और वायु के संपर्क में आने से जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं उनका धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, मतलब ऐसे उन पर जंग लगने लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। तो जैसे कम सक्रिय धातुओं का धीरे धीरे नष्ट हो जाना नमी एवं आर्द्रता के संपर्क में आने से, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। अब अगर हम बात करें कि संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है, संक्षारण से धातुओं को कैसे बचाया जा सकता है, तो संक्षारण को रोकने के निम्न उपाय हैं। क्या बताया हमने, संक्षारण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है, निम्न विधियों के द्वारा रोका जा सकता है। अगर कम सक्रिय धातुएं हैं तो उनको खुले वायुमंडल ऐसे और नमी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। क्या हमने बताया कि जो कम सक्रिय धातुएं हैं उनको खुले वायुमंडल एवं ऐसे आर्द्रता अथवा ऐसे नमी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे खुले वायुमंडल में रख देंगे, नमी के संपर्क में आ जाएंगी तो वो क्या होंगी, धीरे धीरे उन पर जंग लग जाएगी। जब जंग लग जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इसी उनका क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। तो बात समझ में आई। तो अगर संक्षारण से धातुओं को बचाना है तो क्या करना है, उन्हें ऐसे खुले वायुमंडल में नहीं रखना चाहिए। जैसे हमने देखा होगा साइकिल स्टोर पर जाते हैं तो साइकिल जो होती है उस पर कवर वगैरह से ढक देते हैं साइकिल को, फिर ऐसे साइकिल स्टोर के बाहर खड़े करते हैं, ठीक। जैसे ही बारिश वगैरह आती है तो फिर क्या कर देते हैं, उसको अंदर कर देते हैं, क्योंकि जब उन पर ऐसे अगर पानी के संपर्क में आएंगे फिर ऐसे क्या होगा, खुले वायुमंडल में रखे जाएंगे तो धीरे धीरे उन पर जंग लग जाएगी। जब जंग लग जाएगी तो साइकिल को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा भाई, ऐसे जंग लगी हुई साइकिल को, ठीक। तो ऐसे जंग से बचाते हैं तो इसलिए रख देते हैं। दूसरी बात कि जो कम सक्रिय धातुएं हैं उन पर क्या करना चाहिए, ग्रीस, पॉलिश, ठीक, मिट्टी का तेल जैसे आदि का क्या कर देना चाहिए, लेप कर देना चाहिए। जब लेप कर देंगे तो भी क्या हो सकता है, धातुओं को क्षरण होने से बचाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारी साइकिल की चेन जो होती है उसमें जंग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे मोबिल वगैरह क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं ऑयल का, ठीक, डालते हैं तो ऐसे साइकिल क्या होने लगती है, सही चलने लगती है, ठीक। तो ऐसे अगर हमको कम सक्रिय धातुओं को क्षरण होने से बचाना है तो उस पर क्या करना चाहिए, टेंट, ग्रीस आदि का लेप कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर कम सक्रिय धातुएं जो होती हैं उन पर क्या कर दिया जाए, शीशा, सोना, चांदी, सोना, ठीक, ऐसे चांदी आदि का लेप कर दिया जाए सक्रिय धातुओं का, तो भी क्या किया जा सकता है, इन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो ये थे हमारे संक्षारण को रोकने के उपाय, मतलब धातुओं को क्षरण होने से बचाने के उपाय। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड है विकृत गंधिता। क्या, विकृत गंधिता। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि विकृत का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। क्या होना, नष्ट होना। विकृत गंधिता आप सभी लोग समझते हैं, विकृत का मतलब होता है नष्ट होना। और नष्ट कब होती हैं, पदार्थ, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ। डिफिनेशन क्या होगी विकृत गंधिता की, वसा से बनाए गए खाद्य पदार्थ। क्या हमने बताया, वसा से बनने वाले, वसा का मतलब है ऐसे फैट, ठीक। जैसे कोई भी फैट हो सकती है, सरसों का तेल हो सकता है, ठीक, घी हो सकता है, ठीक। तो कोई भी वसा से जो तले गए पदार्थ है उनसे बनाए गए पदार्थ है खाने वाले। खाद्य का मतलब खाने वाले पदार्थ, ठीक। तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ का जल के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। विकृत का मतलब खराब होने लगते हैं, और जब वो खराब होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें क्या होने लगती है, गंध आने लगती है। संक्षारण में भाई तो गंध आती नहीं, ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, जो खाने वाले ऐसे एडेबल्स होते हैं तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जो फैट से बने होते हैं, अगर उनको ऐसे क्या होते हैं, कुछ समय बाद अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए या फिर ऐसे पानी के संपर्क में आ जाए तो धीरे धीरे खराब होंगे। खराब होकर उनमें क्या होगी, आएगी ऐसे गंध आएगी। क्या आएगी, गंध।
ठीक, मतलब तो गंध आती है तो इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो वसा से बनाए गए जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक, उनका जल एवं ऐसे कहेंगे वायु के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और उनमें कुछ समय बाद क्या होती है, गंध आने लगती है विशेष प्रकार की। तो इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे देखा होगा आपने, सब्जी बनाई जाती है घर में तो क्या करते हैं, देखते हैं शाम तक, अगर सुबह बनाई गई इस टाइम गर्मी में यहाँ से ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक, तो ऐसे बनाई गई फिर ऐसे क्या हुआ, शाम तक वो नहीं चलती हैं, ठीक, शाम तक उसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की बदबू आने लगती है, खराब हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चे बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को अगर रोकना है, जैसे कि हमने देखा होगा दुकान पर यहाँ से जाते हैं शॉप पर, ठीक, तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पन्नी में हमको मिलती हैं ऐसे बिल्कुल सील, ऐसे जैसे कुरकुरे वगैरह, चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं। अब हम सोचें ये भी तो ये सब वसा से बनाए जाते हैं, वसा से तले जाते हैं, लेकिन ये खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं खराब होते, लंबे समय तक नहीं खराब होते, साल तक रखे रहते हैं ऐसे। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, इनको जब पैकिंग की जाती है तो इनके पैकिंग करते समय इसमें एक विशेष प्रकार की गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, इसको क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है उसमें, ठीक। आप चिप्स का पैकेट लेने जाए तो उसमें देखना चिप्स से ज़्यादा हमको लगता है गैस होती है। आपको वो पैकेट काफ़ी ऐसे फूला हुआ मिलेगा, फूला हुआ मिलता है, ठीक, लेकिन उसमें क्या होती है, सारी गैस भरी होती है, ठीक, और थोड़ी सी चिप्स होती है, ठीक। तो यहाँ से जो ये गैस होती है, ये पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को जो वसा से बनाए गए उन्हें नष्ट नहीं होने देती है, लंबे समय तक इसको सुरक्षित ऐसे रखा जाता है नाइट्रोजन गैस पर का, समझे। तो यही है विकृत गंधिता। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है, फिर आपको कल मिलेंगे, धन्यवाद।